नमस्कार। आइए आज की हिंदी की इस कड़ी का आगाज़ 4 पंक्तियों से करें, 4 प्रेरणादायक पंक्तियों से। वक्त हंसाता है, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले, वक्त की कीमत जो पहचान ले, वही मंजिल को पाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले, वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो कीमती वक्त को, खो देता है जो कीमती वक्त को, जीवन भर आंसू बहाता है, जीवन भर आंसू बहाता है। शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने घर वालों के साथ कुशलपूर्वक, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त होंगे और अध्ययनशील होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने निराला जी की, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता उत्साह पढ़ा। आज दूसरी कविता की बारी है। आज की कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। कवि वही हैं निराला जी। निराला जी से बार बार मेरा एक ही आशय होगा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो कवि हैं निराला जी। अट नहीं रही, पहले हम शीर्षक का अर्थ जान लें। अट नहीं रही है, अटना क्या होता है? मान लीजिए कोई डब्बा है, उस डब्बे में एक कपड़े को आप डालना चाहें, वो अगर उसमें समाए ना, तो हम क्या कहेंगे? अट नहीं रही है। ठीक इसी सरल भाव से निराला जी ने फागुन मास के, फागुन को शुद्ध हिंदी में फाल्गुन कहते हैं, फाल्गुन, लेकिन देशज में हम फागुन ही कहते हैं। निराला जी ने फागुन मास के अप्रतिम सौंदर्य को, जिसको कहते हैं अलौकिक सौंदर्य, उसका वर्णन किया है बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही सरल शब्दों में। आप देखेंगे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। शीर्षक ही है अट नहीं रही है, और शुरुआत है कविता की इसी पंक्ति से। आइए कविता की प्रमुख पंक्तियों को पढ़ते हैं, जिसको मुखड़ा भी कहते हैं। मुखड़ा अर्थात जो शुरुआत की पंक्तियाँ होती हैं। अब बार बार अंतरे के बाद फिर से वो पंक्ति आएगी, तो जो पंक्ति बार बार आएगी वो मुखड़ा कहलाता है। तो कविता में आते हैं। कविता है, कविता की पंक्तियाँ हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। बहुत सामान्य अर्थ है। फागुन मास के फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है, अत्यधिक है, कि वो समा नहीं पा रही है। कवि उस सौंदर्य को देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रकृति ने फूल पौधे, हरियाली, खूबसूरती, सरसों के आप बाग देख सकते हैं। फागुन के महीने में सरसों की खेती होती है। और सौंदर्य में जब भी सौंदर्य आएगा, आप काव्य में देखें, आप फिल्मों में देखें, वहाँ भी आपको ये सरसों के पौधे ही दिखाएंगे। क्योंकि प्रकृति में सबसे सुंदर
सबसे सुंदर अप्रतिम सौंदर्य लिए हुए सरसों के खेत होते हैं। इसका कारण क्या है कि सरसों का पाट पाट, एक एक कण लाभदायक है। उसका जड़, उसका तना, उसकी शाखें, उसकी पत्तियाँ, उसके फल, उसके फूल, उसके सूखी हुई डंडियाँ, यहाँ तक कि जब पौधे सूख जाते हैं, जब इनका समय चला जाता है, इसके बाद भी इसकी महत्ता रहती है। इसलिए सौंदर्य में सरसों का बड़ा महत्व है। तो यहाँ सरसों की बात कभी नहीं कर रहे हैं। सरसों से अर्थात गांव का पूरा सौंदर्य, ग्रामीण सौंदर्य जो होता है। एक नायिका जब श्रृंगार करती है तो सर से लेकर पांव तक सुंदर ही सुंदर लगती है। उसी प्रकार कवि का गांव, कवि जिस गांव में फागुन के मास का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं, अर्थात ये सौंदर्य है उस महीने का, फागुन के महीने का। उस महीने में प्रकृति क्या हमें उपहार देती है, कैसे संवर जाती है, कितनी सुंदर लगती है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। और वो कह रहे हैं कि वो इतना अधिक है, उसका सौंदर्य अप्रतिम है कि वो हमारे तन से भी सट नहीं रही है। और उसकी शोभा, उसकी सुषमा, उसका सौंदर्य एक ही बात है। आप शोभा कहें, आप सुषमा कहें, आप सौंदर्य कहें, तो उसकी शोभा अट नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा मीन सौंदर्य, फागुन का जो सौंदर्य है वो अट नहीं रही, कहीं समा नहीं रही है। धरती की जगह सीमित है ना, जिस सीमित क्षेत्र तक कवि की दृष्टि आती है, देखते हैं कि उतनी दूरी में भी वो सौंदर्य समा नहीं रही है। अर्थात सौंदर्य अप्रतिम है, अत्यधिक है, बहुत अधिक है, जो समा नहीं रही है। और कवि कह रहे हैं कि फागुन की तन सट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने से होता है, फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा, फागुन का आभा अर्थात फागुन का सौंदर्य, फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह नहीं समा रही है, वह समा ही नहीं पा रही है। उसी को कवि कहते हैं अट नहीं रही है। साधारण है, सरल है। आगे बढ़ते हैं, आइए। देखिए अगली पंक्तियां हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर मीन्स पंख। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, फागुन की आभा अट नहीं रही है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, फागुन की आभा अट नहीं रही है। यहाँ पर कवि बहुत उपकार मानते हैं, उपकृत समझते हैं अपने आप को, और उस सौंदर्य के लिए कि वसंत जब सांस लेता है, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर अच्छे श्वसन क्रिया होती है और वो सांस जाकर पूरा भर जाता है। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो फागुन जब सांस लेता है तो क्या होता है, उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। अर्थात जब हवाएं चलती हैं फागुन में, जब फागुन की हवाएं चलती हैं तो घर घर भर जाता है। गांव के घर घर में उसकी खुशबू आती है और लगता है कि पूरी दुनिया भर गई है। उसी को कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो।
अर्थात वसंत जब सांस लेता है तो उसकी जो खुशबू है उससे वो हर एक प्रत्येक घर को सुवासित करता है। सुवासित मीन्स सुगंधित करता है और ऐसा लगता है मानो घर घर भर गया हो। किससे? उस सौंदर्य से, फागुन के सौंदर्य से। ठीक है। फिर है उड़ने को नभ में तुम पर पर कर दे। पर मीन्स होता है पंख, पंछियों के जो पंख होते हैं उसको पर कहा जाता है। पर कर दे तो अर्थात वो कभी कभी को ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। तो हम कब उड़ना चाहते हैं? हम जब मनुष्य है, मानव है, वो कब उड़ना चाहता है? जब बेहद खुश होता है। जब हम बेहद खुश होते हैं, बहुत अधिक खुश होते हैं, लगता है हम आसमान में उड़ रहे हैं, हवा से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात है। फागुन की आभा, फागुन का सौंदर्य इतना अधिक है कि ऐसा लगता है मानो वो पूरे नभ में, पूरे आकाश में पंख लगाकर वो उड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है। कौन? फागुन, फागुन का सौंदर्य। ठीक है। फिर से देख लीजिए इसको कि उसकी खुशबू से घर घर महक उठता है, भर जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर है ना, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात कभी कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए, क्यों उड़ने के लिए? वो इतना अधिक खुश है, इतना प्रसन्न है, उसकी खुशी अत्यधिक है कि वो वसंत में, वो सीधे आसमान में उड़ना चाहता है। जैसे हम जब बहुत खुश होते हैं तब हम भी आसमान में उड़ने लगते हैं, हमारे पंख लग जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ वसंत के भी पंख लग गए हैं, ऐसा लग रहा है कवि को, और वो पूरे आसमान में फड़फड़ा कर उड़ रहा है। क्यों? अत्यधिक खुशी के कारण। किस खुशी के कारण? क्योंकि फागुन के सौंदर्य की खुशी इतना सुंदर है, प्रकृति इतनी सुंदर हो गई है कि इसकी खुशी फागुन भी नहीं समा पा रहा उसके अंदर में, और वो खुशी के मारे वो उड़ना चाहता आसमान में। फिर है आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहते हैं कि कभी उस सौंदर्य को अपनी आँखों से निहारता है और उस सौंदर्य में इतना लीन हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है, इतना खुश होता है कि वो चाहकर भी, वो चाहता है कि मैं आँखें फेर लूँ, हटा लूँ, लेकिन उस सौंदर्य से आँखें नहीं हटती। अपनी आँखें वो हटाना चाहता है लेकिन उसकी आँखें हट नहीं रही हैं। अर्थात कवि बार बार उस सौंदर्य को निहार रहा है। फागुन के सौंदर्य को कवि बार बार इतना निहार रहा है, उसका सौंदर्य इतना अधिक है, उसकी शोभा अत्यधिक है कि कवि चाहकर भी उससे अपनी दृष्टि को हटा नहीं पा रहा है। वहाँ पर कवि अपने आप को असक्षम पा रहा है, असमर्थ पा रहा है, और वो चाहता भी हटाना, लेकिन आंखें वहाँ हट नहीं रही हैं। बार बार उस सुंदरता को देखने के लिए कवि आतुर है। ठीक है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ठीक है। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए स्थिति क्या है। पत्तों से लदी डाल, पेड़ के पौधे जो होते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्प माल। मंद गंध मीन्स भीनी भीनी खुशबू, पुष्प फूल, माल मीन्स फूलों की माला। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मीन्स कण कण, कण कण में, एक एक कण में, प्रकृति के एक एक कण में शोभाश्री। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी।
श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। शोभा श्री अर्थात शोभा रूपी लक्ष्मी, वो वास्तव में कवि के लिए या हम लोगों के लिए भी, सबके लिए, वो जो प्रकृति का सौंदर्य है वो एक धन की तरह है, लक्ष्मी की तरह है, इसीलिए उसे शोभाश्री कवि ने कहा है। पट नहीं रही है, पटना मीन्स उसे पाटना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ को इस तरह से प्लेन करना चाहते हैं, समान करना चाहते समतल में, तो नहीं हो पाता है, उसी को कवि कहता है कि पट नहीं रही है। ठीक है, इसका कोई अन्य और अर्थ नहीं लगा लेंगे आप लोग। आइए इसके अर्थ में आते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं। फागुन के महीने में पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं, कहीं पर हरी हैं, कहीं पर लाल हैं और कहीं पर और रंगों के भी हैं। कवि ने दो रंग का है, हरी और लाल। इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ हरी और लाल ही है, अर्थात विभिन्न प्रकार का रंग, हर रंग के फूल हैं। प्रकृति रंग बिरंगी हो गई है। आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन में कि प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है, लहलहा रही है। तो हरी और लाल कहकर कवि ने सारे रंगों को कहा है कि पेड़ों पर पौधों पर पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं और अपनी रंगों से अपने सौंदर्य को अप्रतिम बना रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटक रही है ना, कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मानो नायिका कोई सुंदर गले का हार पहनती है। नायिका, अगर नायिका है तो नायिका अपने सौंदर्य के लिए क्या करती है, एक सुंदर गले का हार पहनती है। तो वहीं पर कभी देखते हैं कि किसी किसी वृक्षों में, पेड़ों में, उनके गले में लगता है कि भीनी भीनी मंद मंद खुशबू देने वाले फूलों की माला लटक रही है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतना अधिक है कि धरा पर, इस धरा पर, वसुंधरा पर, धरती पर समा नहीं रही है। कह रहा ना, पाट पाट शोभाश्री मीन्स कण कण में, मीन्स देख रहे हैं कि कवि देख रहे हैं कि फागुन का सौंदर्य प्रकृति के कण कण में है। वो इतना अधिक है कि वो पट नहीं पा रही है, समा नहीं पा रही है। अप्रतिम सौंदर्य है, अत्यधिक है। फिर से आप देख लीजिए। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में गंध मंद पुष्पमाल। इसी पंक्ति में हो सकता है आपको दिक्कत हो, मैं फिर से बता रहा हूँ। कहीं पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय। तो पौधे का हृदय क्या होगा? पौधा का जो वृक्ष का एक वृक्ष है, ऐसा लगता है मानो कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ पेड़ों के गले में लगता है भीनी भीनी खुशबू देने वाले, मंद भीनी भीनी मीन्स बहुत भीनी भीनी खुशबू देते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लगता है लटक रही है पौधों के पेड़ों के गले में। और पाट पाट शोभाश्री अर्थात हर तरफ कण कण में, हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है, अर्थात कण कण में सौंदर्य हर तरफ संचरित हो रही है, बिखर रही है, बिखरी पड़ी है। वो इतनी अधिक है सौंदर्य, वो शोभा इतनी अधिक है कि धरती में भी समा नहीं पा रही है। ये कवि की कल्पना है, कवि की दृष्टि है। हमें भी प्रकृति को ऐसी दृष्टि से देखना चाहिए कि जब हम निहारें तो सिर्फ हरियाली ना देखें, आप आसमान को देखें, आप सूर्य को देखें, चांद को, सब कुछ शामिल रहते हैं ना। जब जहाँ जहाँ सौंदर्य की बात होती है, सिर्फ आपका रूप रंग नहीं, आपके गहने नहीं, उसके साथ साथ बाह्य वातावरण सब कुछ लेकर तब वो सुंदर लगता है। आप कभी देखेंगे किसी नायिका का सौंदर्य वर्णन अगर हो रहा है, कोई नायिका अगर सुंदर लग रही है तो उसकी आसपास की चीज़ें भी सुंदर होती हैं। यहाँ पर वही बात है
कि प्रकृति का कण कण सुंदर लग रहा है, फागुन के सौंदर्य का ये प्रभाव है। तो इतना अधिक है, कण कण में इतना अधिक शोभा है, शोभा श्री अर्थात शोभा रूपी लक्ष्मी या शोभा है, सौंदर्य इतना अधिक है कि वह समा नहीं रही है, पट नहीं रही, अर्थात समा नहीं, धरती पर समा नहीं रही है। और कवि यहाँ पर फागुन के शोभा का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट वर्णन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं काव्यगत, क्योंकि कविता यहीं पर ख़त्म होती है। आगे हम देखेंगे कि इस कविता की काव्यगत विशेषता क्या है। काव्यगत विशेषता देखिए, काव्यगत विशेषता क्या है कि निराला छायावादी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। ये मैंने पिछले बार ही बताया था। छायावाद मैं बता चुका हूँ, छायावाद क्या है, उसके प्रमुख कवि रहे हैं। और इनकी काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जो आपका स्लाइड्स में हैं, देख लीजिए। कि निराला ने छंद मुक्त होकर अपने काव्य की रचना की है। मीन्स ज़रूरी नहीं कि छंदोबद्ध है, छंद मुक्त रचना है। मैं बताना भूल गया था, वो कविता जो है वो छंद मुक्त कविता है, अट नहीं रही है कविता जो है वह छंद मुक्त कविता है। इसलिए आप काव्यगत विशेषता में लिखेंगे कि निराला ने छंद मुक्त होकर अपने काव्य की सुंदर रचना की है। फिर है, इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव हृदय की भावना व्यक्त हुई है। हम देखते हैं ना किस तरह से हमारी भावनाएं उमड़ आती हैं, क्योंकि जब तक हमारी भावना उस सुंदर चीज़ को देखे ना, हमारे मन में भाव जागृत ना हो, स्थायी भाव का जन्म ना हो, तब तक कैसे हम सौंदर्य का वर्णन करेंगे। तो इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव हृदय की भावना व्यक्त की गई है। भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति, इसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर थे वो, सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। आप निराला जी की कोई भी कविता ले लें, उनमें ये पंक्ति ज़रूर लिखें काव्यगत विशेषता में कि भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की प्रमुख रूप विशेषता रही है। आगे है, प्रस्तुत काव्य में तुकबंदी लयबद्धता के माध्यम से कविता को गीत के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ये गेय भी है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। आप यह भी लिख सकते हैं कि काव्य संगीतात्मकता लिए हुए है, भाषा प्रवाहमय है, भाषा में ओजगुण है। ठीक है, उसके बाद है, कविता को गीत के रूप में हम गा सकते हैं। कविता में सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। आप पाएंगे कि बड़े सुंदर सरल और सुंदर शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, और उसी के कारण कविता को सुंदर स्वरूप मिल गया है। यह हो गई काव्यगत विशेषता। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आपके नोट्स में काम आएगा ये। आइए अब चलते हैं गृह कार्य की ओर। मैंने गृह कार्य में 2 प्रश्न पूछा है। कविता अट नहीं रही है कि दोनों अंतराओं का भावार्थ लिखिए। 2 अंतराएं हैं, पहले की 3 पंक्ति, फिर अगला स्टैंजा, अगली अंतरा। तो उन दोनों का अलग अलग लिखकर, जैसे मैंने बताया है, स्लाइड्स को देखिएगा, जैसे मैंने बताया उसी तरह भावार्थ लिखेंगे, पूरी कविता लिखेंगे। कृपया ये भूले नहीं। बच्चे करते क्या हैं कि फागुन की आभा डैश 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 कर देते हैं और रही है लिख देते हैं। ये नहीं, आप पूरी कविता लिखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परीक्षा में कहाँ से ये पूछा जाए आप फिर पता नहीं लगा पाएंगे। तो जब आप इसे लिखे रहेंगे काव्य की पंक्तियों को, तो और जब इसको पढ़ेंगे आपको पता हो जाएगा कहाँ से लिया गया है, तो उसका भावार्थ लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, कविता अट नहीं रही है कि काव्यगत विशेषता लिखे। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने काव्यगत विशेषता दिया है। आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास कोई दूसरा उत्तर हो और
आप इससे अच्छा लिख सकें। मैंने कोशिश किया है कि आपको बेस्ट मैं दे सकूं, सबसे अच्छा मैं दे सकूं सरल रूप में। तो सरल रूप में ये है, अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छा लिखना चाहें, आपके पास कोई और अच्छा उत्तर हो, आप लिख सकते हैं। लेकिन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप करके रहिएगा, ठीक है। आप इस तरह से आज की कक्षा में समाप्त करना चाहूँगा बच्चों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अध्ययन में लग जाइए, क्योंकि आने वाले महीनों में हम प्रथम सत्र की परीक्षा देंगे, प्रथम आवधिक परीक्षा, फर्स्ट टर्म। उसकी तैयारी में लग जाइए और एक एक पार्ट को अच्छे से ढंग से पढ़िए। जहाँ भी आपको कोई शंका हो, कोई समाधान हो, कोई समस्या हो, तो उसको अपने ग्रुप में, अपने समूह में ज़रूर लिख कर डालिए। मैं उसका उत्तर दूंगा, मैं देता ही रहता हूँ। और जब कभी हम लोग बैठक करेंगे Gmeet के माध्यम से, तो उस समय भी आप पूछ सकते हैं। और अगली बार जो भी कक्षा जिस कक्षा की मीटिंग होगी, कृपया सब लोग अपने पास कॉपी रखेंगे। कॉपी में कम से कम 5-6 सवाल लिख कर रखेंगे पहले से, ताकि जब मैं पूछूं एक एक कर, सबका नाम मैं पूछूंगा। नाम मैं पूछता हूं, आप कहते हैं सर अभी तो नहीं है, बाद में मैं दूंगा। ये नहीं, आपको उस समय प्रश्न पूछना है, क्योंकि जब जवाब देने के लिए मैं वहाँ हाजिर हूँ आपके सामने, आपको सवाल करना है, ठीक है। तो बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते लिखते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, घर के बुज़ुर्गों की देखभाल करें, और आप खुश रहें। मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद आप लोगों को। धन्यवाद।